वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मेंस के पेपर में, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी प्लस पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो एक अथॉरिटी है ISA, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जिसके हेडक्वार्टर्स है जमाइका। जमाइका मैंने बोला तो कहाँ भी दिखा आपको ये? किसने बोला ये कैरिबियन? वेरी गुड, कैरिबियन सी के अंदर कैपिटल आ जाएगी किंगस्टन, वहीं पे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के आपको हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे। जो पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है इस आर्टिकल से यही था। तो हमने सेकंड एक और कॉन्ट्रैक्ट वहां पे जीत लिया है, पर किस चीज से रिलेटेड? तो आपको पहले तो एक फोटो देखनी है। वो देखो इंडिया का मैप आपको दिखाई देगा, साइड में यमन दिख रहा है, यहाँ पे आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यस अफ्रीकन यूनियन आ गया। अब यहाँ पे आपको कुछ प्लेट्स दिखाई देंगी, जैसे कार्लसबर्ग रिज है यहाँ पे लिखा हुआ, देन यहाँ पे सेंट्रल इंडियन रिज लिखा हुआ है। ये मैप देख लो, ये जमाइका आ गया, कैरिबियन सी आ गया, कैपिटल इज किंगस्टन, जहाँ पे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के हेडक्वार्टर है। पहले तो आर्टिकल की इंपॉर्टेंस समझो, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, सी बेड अथॉरिटी, सी बेड यानी कि समंदर के बिल्कुल हमको जाना है बेस पे। बेस पे जाना क्यों है? वेरी गुड, मिनरल्स। अपने पास ज्यादा मिनरल्स है नहीं, तो हमने देखा पानी के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो अब हम चाहते हैं उनको भी हम एक्सप्लॉइट करें। एक्सप्लॉइट वर्ड ही यूज किया जाता है, क्योंकि देखो अर्थ के ऊपर तो आप उसको पॉजिटिव नोट पे यूज करोगे, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करनी है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी, लिथियम मिल गया, कोबाल्ट मिल गया, आपने बैटरीज उसकी बना लेनी है, तो वो पॉजिटिव यूज है। पर आप सी बेड पे जाके उसको जब फैच करोगे तो उससे क्या होगी? एक्सप्लॉइटेशन। तो नंबर वन थिंग, ये अथॉरिटी ने अगर अलाउ कर दिया है, तो पहले वो जो इंडियन रिज आपने पढ़ी, ये वाली बिड हमने जीती थी 2016 की थी, हमें अलाउ कर दिया गया था कि आप जाइए अपनी मशीन यूज करिए और जो भी मिनरल वहां से एक्सट्रैक्ट करने हैं, स्टडी करने हैं, वट एवर इट इज आप करिए। बहुत ज्यादा डिले बीच में आए, मत्स्य 6000 के बारे में तो अब जाके हमने पढ़ा कि बोल दिया है कि हाँ भेज रहे हैं हम 3 एक्वानॉट्स को, और उतने टाइम पीरियड में। नंबर टू, हमने एक और कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया विच इज कार्ल्सबर्ग रिज वाला। तो दो रिजेस देखी ना आपने, कौन सा ओशन था? इंडियन ओशन, यहाँ पे इंडिया आ गया, यहाँ पे इंडियन ओशन आ गया, कार्ल्सबर्ग रिज और दूसरी इंडियन ओशन रिज। अब जब आप इंडिया को ड्रॉ करते हो तो आपकी कौन सी लाइन यहां से जाती है? लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे जैसे जाओगे तो कौन सा आ जाएगा? इक्वेटर। तो ये जो आपकी रिजेस है ना, लगभग 2 डिग्री नॉर्थ और बाकी 26 डिग्री साउथ तक एक्सटेंड करती हैं। इंडियन ओशन में लोकेटेड है, तो इंडिया के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब इसी के साथ आपने एक टर्म पढ़ी थी, दैट इज हाइड्रोथर्मल वेंट्स। याद है कुछ हाइड्रोथर्मल वेंट? आई थिंक किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, जियोथर्मल और हाइड्रोथर्मल, नीतीश ने पूछा था मेरे ख्याल से। जियो वर्ड आपका लैंड से रिलेटेड रहता है, जब आप एनर्जी हार्नेस कर रहे हो किसकी? जमीन की। हाइड्रोथर्मल, हीटिंग भी दिख रही है, थर्मल, हाइड्रो मतलब पानी, तो हीटिंग हो रही है कहाँ पे? पानी के अंदर। आग ज्यादा तो फैल नहीं पाएगी, पर वहीं पे वॉल्केनो होता, वो आपको सरफेस के ऊपर भी दिखाई देता। तो ये जो होते हैं आपके हाइड्रोथर्मल वेंट्स है, कहाँ पे हैं? बिल्कुल सी बेड पे बने हुए हैं ये, सी बेड। इन इवेंट्स के पास आपको एक पाइप दिख रही होगी, ये इंडिया की फोटो नहीं है, पहली बात बता दूं, ये पैसिफिक ओशन के अंदर अमेरिका वालों ने एक काम कंडक्ट करा था कि मिनरल की कॉम्पोजिशन को आइडेंटिफाई करते हैं, प्लस कितनी डेप्थ तक ये हाइड्रोथर्मल वेंट है उसको स्टडी करते हैं। जब हम इनकी डेप्थ को स्टडी करते हैं, हमें ये भी पता लगता है कि मेंटल कहाँ जैसे जाके शुरू हो रही है, क्योंकि नीचे तो अनसर्टिनिटी है। हमने आइडियाज लगाए हैं कि शायद इतनी डीप होगी, तो आइडिया नहीं है। इनको बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये जो धुआं निकल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे आग लगी होगी, इसी वजह से ऊपर की तरफ धुआं आया। तो सबसे पहले तो ओशन का जो बेड होता है उसके स्ट्रक्चर ध्यान से देख लेने हैं। एक होती है आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट और दूसरी ओशनिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, तो ऐसे पेड़ वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। एक आ गई ओशनिक, जिसपे क्या आएगा? पानी आ जाएगा। तो हमें ये वाले सारे प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च करने हैं? इसी ओशनिक प्लेट के ऊपर। अब जब भी आप बीच पे जाते हो, गए हो, तो वहां पे ऐसे थोड़ी हुआ था कि आप गए एकदम से आगे जाके डूब गए, नहीं हुआ ऐसे, बिल्कुल आराम आराम से लहरें आ रही थी, डेप्थ उतनी नहीं थी। तो जब आप ओशियन स्ट्रक्चर्स को भी देखते हो ना, तो पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनती है, फिर से डीप होती है, दोबारा से आगे चल के शेल्फ बनती है, दोबारा से डीप होती है, दोबारा शेल्फ बनती है, फिर आप पहुंच जाते हो ओशनिक प्लेट के ऊपर। क्योंकि कॉन्टिनेंटल ऊपर दिखेगी आपको, ओशनिक कुछ ऐसे बनानी पड़ती है, क्योंकि ओशनिक में बिल्कुल खाली एरिया, इसमें जाके पानी भरा हुआ है, तो ओशनिक प्लेट। अब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, तो पहले ऊपर वाली लेयर क्या आती है? अर्थ की क्रस्ट। फिर क्या पढ़ते हो? मेंटल, फिर कोर। कोर के अंदर तो आयरन निकल सब यहाँ पे आग लगी हुई है प्रॉपर। आग जब लगेगी तो उससे क्या होगा? प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, यानी कि नीचे कौन सी कंडीशन बनेगी?
सॉरी टेम्परेचर ग्रेडियंट, सॉरी मेरी गलती रही, प्रेशर पे आते हैं, पहले टेम्परेचर ग्रेडियंट बनेगा, यानी कि एक तरफ लो टेम्परेचर रहेगा, एक तरफ हाई। आग के पास ऑब्वियस सी बात है हाई टेम्परेचर बनेगा। जैसे जैसे हाई टेम्परेचर ऊपर की तरफ को चलेगा, मतलब उसको बाहर भी तो निकलना पड़ेगा, एक्सपेल करना पड़ेगा, तो जैसे ही बाहर निकलेगा ऊपर तो ठंडा वाला एरिया आ जाएगा, आपका पानी आ जाएगा, तो यहाँ से ये एक्सपेल कर जाते हैं, जिससे फॉर्मेशन होती है हाइड्रोथर्मल वेंट्स की। अब कई बार क्या होता है, जो आपकी प्लेट्स हैं वो कन्वर्ज कर रही हैं, कन्वर्ज मतलब एक दूसरे की तरफ को आ रही हैं, कई बार डाइवर्ज कर रही है, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रही है। आपने दो टर्म्स पढ़ी थी एक दिन भी, वन इज ट्रेंच और दूसरा पढ़ा था रिज। मुझे ये बताओ, जो रिज होता है वो डाइवर्जेंस की वजह से बनता है या कन्वर्जेंस? डाइवर्जन। एक स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह से, मोर बोला था जिसको, मिड ओशनिक रिज। तो ये जो रिज होती है ये डाइवर्जेंस की वजह से बनती है, यानी कि जो प्लेट्स होंगी वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, डाइवर्जन की वजह से बनी। और वहीं पे जो ट्रेंच होता है, डाइवर्जन नहीं, ये कन्वर्जेंस की वजह से, और वो भी ट्रांसफॉर्म वाली। मतलब यहाँ पे कॉन्टिनेंटल है, दूसरी तरफ ओशनिक, भारी कौन सी? ओशनिक वाली। ये कॉन्टिन्यूसली इसके नीचे जाती रहती है और जिसकी वजह से यहाँ पे रगड़ लगती रहती है, पर हुई तो क्या? कन्वर्जेंस। बेशक दूसरी नहीं आ रही थी, पर एक तो गई ना नीचे की तरफ, तो यहाँ पे कन्वर्जेंस की वजह से बनती है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, जैसे ये वाला बना है कन्वर्जेंस की वजह से, एमसी शेप बन जाती है और इसी वजह से नाम पड़ गया मिड ओशनिक रिज। और दूसरी तरफ आप देखोगे ट्रेंच, यहाँ पे क्या हुआ, एक तरफ कॉन्टिनेंट, ये वाली कॉन्टिनेंटल है, ओशनिक कॉन्टिन्यूसली इसके नीचे जाती रहेगी, एक टाइम आएगा यहाँ पे खड्डा पड़ जाएगा, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे एक एंड पे, और दूसरी जगह पे आपको दिखाई देगा ट्रेंच। इवन रिच और ट्रेंच के कंपैरिजन में डीप भी कौन होती है? ट्रेंच। ये बहुत डीप जाती है। मरियाना ट्रेंच आपने सुना होगा, उसमें भी एक पॉइंट था, चैलेंजर्स डीप, चैलेंजर्स डीप 11.2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। एनीवेज, उसके बाद ये कॉन्टिनेंटल स्लोप सेम चीज आ गई, यहाँ पे आ गए वॉल्केनोस। अब मान लो मैग्मा ज्यादा ही निकल गया बाहर की तरफ, तो उससे वॉल्केनो बनेगा। मतलब ये जो मोर थे तो छोटे छोटे थे, आपको ओशन बेड के ऊपर मिलेंगे। ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स आप देख रहे हो, उनका साइज बिल्कुल छोटा होगा, छोटी सी पहाड़ी की तरह आपको दिखाई देगा। पर जो वॉल्केनिक इरप्शन होंगी वो हो सकता है पानी से ऊपर तक आए। जब डिपॉजिट मिलेंगे आपको पानी के ऊपर, ऐसे टोपी सी दिखाई देगी, इसके ऊपर हरियाली दिखाई देगी, हो सकता है लोग भी रहना शुरू कर दें। तो ये इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, हाइड्रोथर्मल आपको नीचे नीचे दिखाई देंगे। एक आपने सी माउंट वर्ड पढ़ा था, सी माउंट, दूसरा एक गायट पढ़ा था, ये भी सारे क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन। सी माउंट आ गया, यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड क्यों बोल दिया? अगर सी माउंट के ऊपर कोई रहना शुरू कर देता है तो वहां पे आइलैंड बन चुका है। एंड गाइट का क्या मतलब था? इरोजन हुई और यस, और इस तरह से कुछ शेप बनेगी और एक टाइम आएगा आपको ये दिखाई भी नहीं देगा और ये क्या बन जाएगा? गाइट बन जाएगा। यानी कि सी माउंट का ही क्या बनता है? गाइट। या फिर ये भी हो सकता है यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी, पर इसकी हाइट उतनी ज्यादा थी नहीं, पानी के बहाव की वजह से इसका गाइट बन गया था। तो ये मल्टीपल फीचर्स हैं जो आपको पानी के अंदर दिखाई देते हैं। अभी एक नाम आप लास्ट में पढ़ोगे सी माउंट से रिलेटेड, इसका भी हमने कॉन्ट्रैक्ट डाला हुआ है इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी में, किसकी मिनरल कॉम्पोजिशन भी हमको स्टडी करनी है। तो अभी के लिए आपने किसके बारे में स्टडी करना है? सिर्फ रिज। सिर्फ दो रिजेस हैं, कौन कौन सी? कार्लसबर्ग और दूसरी है इंडियन ओशन की, वो जो अपनी है रिज इंडियन ओशन के नाम पे, दैट इज, मैप पे देख लो एक बार दोबारा से, कार्लसबर्ग रिज एंड सेंट्रल इंडियन रिज। तो अभी वाली जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है दैट इज कार्लसबर्ग वाला। तो दो हो चुके हैं। अब इनके ऊपर हमें स्टडी क्या करना है? तो जितने भी आपके ना ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, अगर तो डार्क कलर का धुआं दिखाई देता है तो इसका मतलब है सल्फर रिलेटेड चीजें इसमें बहुत ज्यादा होंगी। सल्फर हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इससे रिलेटेड चीजें ज्यादा होंगी। और ये सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में यूज हो रहे हैं, तो हमारे लिए तो फायदे के हैं। और ऊपर से मत्स्य 6000 मीटर भी रेडी है, तो उससे हम उस डेप्थ पे भी जा सकते हैं। और जब पानी के नीचे नीचे हम जाना शुरू करते हैं तो 2000 मीटर के बियॉन्ड आप देखोगे कि टेरेन बहुत ज्यादा रग्ड हो जाता है। बीच में आपको कहीं पे गाइड्स मिलेंगे, कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन होती हुई दिखेगी, तो जो टेरेन होता है रग्ड होता है, मतलब सीधा नहीं होगा। प्लेट तो हम सीधी ड्रॉ कर रहे थे, वहां पे पहाड़ियां सी दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो मतलब वो जो आपने शिप भेजी थी नेविगेशन के पर्पज से, इसके बाद डेंजर इमर्ज करेगा, शिप तो आप नहीं भेज पाओगे, सबमरीन भेजनी पड़ेगी छोटे वाली साइज की। शिप जाएगी तो टकराएगी, खत्म हो जाएगी। मत्स्य 6000 बना दिया और छोटे साइज का है, कितना डायमीटर था उसका? तो अब डायमीटर आपने शॉर्टन कर दिया है, मतलब वो जो रग टेरेन यहाँ पे बन चुका है उसके अंदर आप स्टडीज कंडक्ट कर सकते हो। ये जो पाइप सी लगी हुई है ये भी तो स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, पर पहले पहुंचना टारगेट था अपने में। एक चैलेंज यही था कि पहले वहां पे हम पहुंच जाए। तो ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, इसके लिए एक और पिक्चर देखो, ये था आपका वही प्रोसीजर है जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही थी, मैग्मा नीचे आपको मिलेगा, रॉक्स यहाँ पे मेल्ट करेंगी, जैसे पिघलेंगी
पिघलना शुरू होंगी, टेम्परेचर यहाँ पे हाई होगा, प्रेशर भी क्या जनरेट हो जाएगा, हाई। ये सारा ट्राई करेगा कि हम ऊपर की तरफ को जाएं, बीच में पड़ जाते हैं क्रैक्स। अब कई बार क्या होता है, ये जो क्रैक्स थे, मान लो यहाँ पे तो वॉल्केनिक इरप्शन हुई, यहाँ पे बड़ा सा वॉल्केनो बना, कल को जाके आइलैंड भी ऊपर बन गया, पर क्या हुआ, इसकी वजह से क्रैक भी तो पड़े थे साइड में। अब होता क्या है, जो ओशन बेड था आपका, इस पे ये जो क्रैक था ये नीचे की तरफ से बनना शुरू हुआ था, इस क्रैक में अब ठंडा ठंडा पानी आ जाएगा। आपने बल्लभ के ऊपर कभी पानी फेंका है बचपन में? एक बार हमने फेंका और वो फट गया, क्योंकि बल्लभ गर्म हो रखा था और पानी था ठंडा, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, वो फट गया। फिर इंटरेस्ट जागा, 2-3 बल्लभ और उड़ाए ऐसे पानी फेंके कि ये भी फटेंगे कि नहीं, वो लिटरली फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। रेलवे ट्रैक्स का आपने सुना होगा कि सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और गर्मियों में रिलैक्स करती हैं, अगेन टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से। तभी तो वुड का यूज करा जाता है बीच में, नहीं तो लोहा ही ना लगा लेते, पर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से बचाने के लिए वो जो पटड़ी थी वो ठीक रहे, इसी वजह से तो लगाया गया था। अब हुआ क्या, ये जो पानी था इन क्रैक्स के अंदर जा रहा था, जब क्रैक्स के अंदर गया, इसके कंपैरिजन ध्यान से सुनना, ये जो मैग्मा था जब ये ऊपर की तरफ आया, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुई। अब साइड में जो क्रैक बचे थे, उस क्रैक के अंदर क्या आ रहा था, पानी। अब ये जो क्रैक होंगे, पानी यहाँ पे आ रहा है, नीचे की तरफ आपको हॉट मैग्मा मिलेगा। जैसे इन दोनों की इंटरेक्शन होती है, यहाँ पे छोटे छोटे क्या बनने शुरू हो जाते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। बड़े वाला तो वॉल्केनो था, पर उसके जो क्रैक्स पड़े उसकी वजह से क्या बनेंगे, हाइड्रोथर्मल वेंट। पानी नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, यहाँ से हाई टेम्परेचर आ रहा था, ऊपर से लो टेम्परेचर आया। इवन पानी की डेप्थ में आप जब जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि सनलाइट तो सरफेस लेयर पे मिलती है, आपको बॉटम में थोड़ी होती है। इस टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से क्या बन गया आपके पास, हाइड्रोथर्मल वेंट। दोनों का कॉज सेम है, टेम्परेचर इंक्रीज, मैग्मा मेल्ट। किससे बना था, रॉक की मेल्टिंग की वजह से। पर दिक्कत क्या हुई, वो जो साइड में क्रैक बने थे, इसी वजह से तो हाइड्रोथर्मल वेंट की जो शेप्स है, इनको ध्यान से देखो, बिल्कुल इरेग्युलर सी है, ऐसे स्पेसिफिक नहीं है। पर वॉल्केनो जब आएगा तो एक प्रॉपर कोन बना के जाएगा, तो दोनों डिफरेंट है। उन क्रैक्स की वजह से क्या बने, हाइड्रोथर्मल वेंट। प्रोसीजर सेम था और स्ट्रक्चर डिफरेंट आपको दिखाई देंगे। अब ये जब काला धुआं दिखाई देगा, इसमें सल्फर रिलेटेड, निकल रिलेटेड, कोबाल्ट रिलेटेड एलिमेंट्स आपको मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर इसका धुएं का कलर व्हाइट सा होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट, उनसे रिलेटेड कंपोनेंट ज्यादा मिल सकते हैं, कैल्शियम जो व्हाइट कलर के रहते हैं। कॉन्सेप्ट लग गया पता? बस इधर ही जाना है अपने को, हमने भी ऐसे ही पाइप पुइप लगानी है यहाँ पे। पहले हम स्टडी करेंगे पॉली मेटालिक सल्फाइड्स को। पॉली मतलब मैनी, मेटालिक मतलब मेटल्स की स्टडी। और कौन से ओर के होंगे, तो सल्फर ओर के, मतलब सल्फर के साथ और भी बहुत सारे मेटल्स यहाँ पे लगे होंगे, तो इसको ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, स्किप नहीं करना है ये वाला आर्टिकल। तो वर्ल्ड में इंडिया एक फर्स्ट कंट्री बन चुका है जिसके पास इस टाइम पे 2 इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से मिले हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कौन कौन से थे, कार्लसबर्ग एंड इंडियन ओशन रिज, ठीक है। और किस चीज की एक्सप्लोरेशन हम करेंगे, पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स की। और फिर हमने मत्स्य 6000 की बात भी करी कि हमारे पास सब सबमर्सिबल भी रेडी है, जिसके अंदर हम किनको भेजेंगे, एक्वानॉट्स को। टोटल 3 एक्वानॉट्स उसमें जाने वाले हैं। और कौन सी बॉडी इसके ऊपर चेक रखेगी, जो एक्सप्लोरेशन हमने करना है, तो जो गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है, वही बॉडी चेक रखेगी। इवन आपने सुना होगा जब भी आर्कटिक सर्कल में कोई शिप हम भेजते हैं, वही एक्सप्लोरेशन के पर्पज से, तो कौन सी बॉडी सुनते हो आप न्यूज में, यही वाली, दैट इज गोवा बेस्ड। यहीं से शिप चलना शुरू करती है, यही उसको पूरा चेक रखते हैं। देन ये जो पीएमएस की एक्सप्लोरेशन होगी 2026 में, हमने बोला है कि इसको शुरू कर देंगे। जो जियो फिजिकल और हाइड्रोग्राफिक सर्वे हैं वो आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो अगेन मेजर अचीवमेंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। एंड इंडिया ने ये वाली एप्लीकेशन जो अभी कार्लसबर्ग वाली मिली है 2024 में सबमिट कर दी थी। कितना एरिया हो चुका है अपने पास, तो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक का। अगर इफेक्टिवली यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा एरिया है जहां पे इनफ अमाउंट ऑफ मिनरल्स हमको मिल सकते हैं। और इससे पहले क्या हुआ था, तो जो इंडियन रीच है उसका साउथ वेस्ट वाला पार्ट हमें मिला था, ये 2016 में मिल गया था। एंड पॉलीमेटालिक सल्फाइड, पॉली मतलब मैनी, मेटालिक मतलब मेटल, एंड सल्फाइड से रिलेटेड जितने भी ओर्स हैं वो सारे आ जाएंगे, कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे अटैच फॉर्म में ही आपको मिलेंगे। एंड क्रूशियल है, जो आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं। और अब तो हमने बोल दिया चार्जिंग स्टेशन भी अपने बनाने हैं, तो वो पैसे तभी यूज होंगे अगर मिनरल अवेलेबल होंगे। पता लगा 2,000 करोड़ रुपए दूसरी कंट्री से परचेज करते करते लग गया, तो वो भी वेस्टेज ही रहेगा। उसके बाद डीप ओशन एक्सप्लोरेशन हमने शुरू कर दी है, मतलब से 6,000 की ही बात करी गई है। एंड हाइड्रोथर्मल वेंट एक तरह से हॉट स्प्रिंग की तरह एक्ट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आप अपर एरियाज में जाते हो, स्पेसिफिक लोकेशन हिमाचल वाले ही बताएंगे जहां पे, हाँ वेरी गुड, मणिकरण, तो उसमें कौन सा एलिमेंट था,
सल्फर और इससे स्किन का जो क्योर है वो आपको देखने को मिलता है। पर इंपॉर्टेंस क्या दिखाई कि जो हॉट स्प्रिंग होते हैं उसमें भी आपको डिफरेंट मिनरल्स देखने को मिलते हैं जो हमारे यूज में आते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे बताई। बाकी हाइड्रोथर्मल वेंट कैसे बने, तो वॉल्केनिक इरप्शन हुई जिसकी वजह से दरारें पड़ी, दरारों के अंदर ठंडा पानी आना शुरू हुआ, टेम्परेचर ग्रेडियंट बना और वहां पे बन जाते हैं आपके पास ऐसे गश की तरह आता है वो पानी पूरा, दैट इज हाइड्रोथर्मल वेंट। ये जो पीछे आपने देखा ना ये एनिमेशन, ये पानी है, ऐसे मत सोचना ये धुआं निकल के आ रहा है, बस अपीयरेंस लगती है ऐसे स्मोक लाइक अपीयरेंस। और ज्यादा हाइट तक जा नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर पानी का लेवल भी ज्यादा है, तो इसी वजह से हाइड्रोथर्मल वेंट्स की हाइट आपको ज्यादा नहीं मिलती। ओके, बाकी एक्सपर्टीज हमें अब डेवलप करनी पड़ेगी पॉलीमेटालिक सल्फाइड को एक्सप्लोर करने के लिए। डीप ओशन मिशन, समुद्रयान मिशन अनाउंस तो कर दिए हैं पर अब इंप्लीमेंट करने का भी टाइम आ चुका है। एंड 3 फेजेस वेरी इंपॉर्टेंट, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेजेस के ऊपर सवाल बने हैं आपके प्री के अंदर, इनको ध्यान से देख लेना। नंबर 1 देखो, फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है। प्रैक्टिकल कहां पे आएगा? थर्ड पे। थ्योरी कहां पे आएगी? 1 पे। टेस्टिंग कहां पे होगी? फेज 2। बस याद रखना इन चीजों को, वही लिखा है यहाँ पे। तो जैसे फेज 1 में क्या करेंगे, शिप माउंटेड टूल्स यूज करेंगे। अब हमने देखा 2000 मीटर की डेप्थ पे तो आपको टेरिन रग मिलेगा, पर उससे पहले हमने पूरा टेरिन चेक करा शिप का यूज करके, और वहां से टूल्स फेंक के नीचे की तरफ रस्सी के साथ लटका के कि चेक कर लेते हैं कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल है। उसके बाद आपका फेज 2 आएगा, ये आपको सी बेड के पास में मिलना शुरू होगा। यहाँ पे आप छोटे छोटे व्हीकल्स यूज करोगे, ऑटोनमस, पीछे लिखा था इसका कौन सा था ये, ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल, और दूसरा रिमोटली ऑपरेशनल व्हीकल की पीएमएस प्रेजेंट भी है या सिर्फ ऐसे ही वहां पे टेरेन ही बना हुआ है। एंड फेज 3 में आप क्या करोगे, इवैल्यूएशन करोगे प्रॉपर्ली उन पीएमएस के, वहां पे जाके जैसे मदद से 6000 को हम भेजेंगे और चेक करेंगे। अब इंपॉर्टेंस देख लो कि ये कार्लसबर्ग रिज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। तो नंबर 1 रीजन, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी। आज के टाइम पे आप कौन सा ओशन बोलते हो सबसे बड़ा है? पैसिफिक ओशन। पर बोला जा रहा है ये जो पैसिफिक, अब मैं इसको छोटा सा अगर ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे इंडिया आ गया, यहाँ अफ्रीकन यूनियन आ गया, यहाँ पे अमेरिकन कॉन्टिनेंट आ गया, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, और ये आ गई आपकी पैसिफिक ओशन। अब बोला जाता है कि जो पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा है, पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बोलती है कि एक टाइम ऐसा आएगा ये पैसिफिक ओशन का साइज छोटा कर जाएगा, और जो बाकी के बचे अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन, यहाँ पे आपको एरिया ज्यादा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो प्लेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, स्प्रेड कर रही हैं। अब यहाँ पे 2 प्लेट्स हैं, एक तरफ इंडियन प्लेट, दूसरी तरफ है आपकी सोमाली प्लेट। देखो सोमाली से पता लग रहा है अफ्रीकन यूनियन, ये स्प्रेड कर रही है, और अगर ये स्प्रेड कर रही है तो ऑब्वियस सी बात हमारा एरिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये अपने में एडवांटेज है। और यहाँ पे देखो अब डाइवर्जन हुई, स्प्रेड हो रहा है तो डाइवर्जन ही हो रही है ना, 2 प्लेट दूर जा रही है, तो ज्यादा क्या बनेंगे, मोर मिंट ओशनिक रिजेस, रिजेस की फॉर्मेशन ज्यादा होगी। तो ये अपने लिए बेनिफिशियल पॉइंट है। 40 मिलियन ईयर्स पहले ये स्प्रेड होना शुरू हो चुकी थी, और हर साल 2.4 टू 3.3 सेंटीमीटर तक स्प्रेड कर जाती है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स आगे, रफ टेरेन है, मीडियन वैलीज, वो छोटी छोटी वैलीज नीचे फॉर्म होती रहती हैं, और इंडिया के पास काफी क्लोज में मिलेंगी आपको। 2 डिग्री नॉर्थ और 26 डिग्री जो है साउथ वाला पार्ट है, पर इंडिया की प्रोक्सिमिटी में है, तो हमारे लिए काफी फायदेमंद रहेगा अगर हम लॉजिस्टिक वगैरह एक्सेसिबिलिटी जल्दी दे दें इन इंडियन मिशन को, तो उससे हमारे लिए ईजी रहेगा और बेनिफिशियल रहेगा। एंड बाकी जो पॉलीमेटालिक सल्फाइड एक्सप्लोरेशन है, ये बाकी अंडर वाटर मिनरल एक्सप्लोरेशन से कैसे वेरी करता है? तो नंबर 1 तो टेरेन ही है, टेरेन काफी ज्यादा चैलेंजिंग आपको मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी वहां पे रुकने के लिए, तो आपको छोटे टूल्स ज्यादा इफेक्टिव टूल्स ज्यादा यूज करने पड़ेंगे। तो टेरेन जो है 2000 मीटर से 5000 मीटर डीप जब आप जाओगे तो काफी कॉम्प्लेक्स मिलता है। और कहाँ पे मिलेगा, किसके नियर बाय? मिड ओशनिक रिजेस, तभी तो नाम पड़े रिजेस। और इसके लिए हमें डिफरेंट डायनेमिक रहना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी अपनी टाइम टू टाइम बूस्ट करनी पड़ेगी, डिफरेंट टीम्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जैसे जियोलॉजिस्ट आएंगे, जियोफिजिस्ट आएंगे। बताओ डिफरेंस, एक तरफ जियोलॉजिस्ट हैं, दूसरी तरफ जियोफिजिस्ट हैं। देखो यहाँ पे तो फिजिक्स आ गया, मतलब वो जो मैटर मिलेगा हमें अर्थ के सरफेस से, उसके बारे में स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देन जियोलॉजिस्ट आगे, ये स्ट्रक्चर वगैरह सारे स्टडी करेंगे, डेप्थ से जो भी सैंपल आए होंगे उसके ऊपर स्टडी करेंगे। ये टूल्स के साथ ज्यादा डील करते हैं, ये केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ ज्यादा, उल्टा बोल दिया, ये केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ ज्यादा डील करेंगे कि उस मैटर के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है। वैसे ओशनोग्राफर चाहिए होंगे, बायोलॉजिस्ट आगे, और डीप सी इंजीनियर्स चाहिए होंगे। और पहला ही फेज क्या बोल रहा है, शिप माउंटेड टूल हमको यूज करने हैं, कि टूल ही फेंके ऊपर से, पहले एनालाइज कर ले कि वहां पे वो कुछ चीज प्रेजेंट भी है या नहीं। और दूसरा, हमको AUV ROVs बनाने पड़ेंगे ताकि सैंपल भी वहां से एक्सट्रैक्ट करे जा सके, एनालिसिस करी जा सके कि कौन सा मिनरल वहां पे प्रेजेंट था। बाकी ये जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, किसके अंडर ऑपरेट करती है? तो UN क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी,
हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आएंगे यूएन क्लॉज के? नहीं, इसके कोई स्पेसिफिक हेडक्वार्टर्स नहीं है, वैसे न्यूयॉर्क मान लिया जाता है कि वहीं पे मेन ऑफिस है। एंड नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेशन एरिया को स्टडी करेंगे, एनवायरमेंट को भी हम बेस लाइन लेके चलेंगे कि एनवायरमेंट भी खराब ना हो, सिंस आपने एक्सट्रैक्शन करनी है तो थोड़ा डिग्रेड तो होगा ही होगा। एंड कोई केस होगा तो उसके लिए लीगल एंड टेक्निकल कमीशन बिठाया जाएगा जो प्रपोजल को चेक करेंगे कि कितनी एक्सट्रैक्शन आपने करनी है और इससे कितना एनवायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड इंडिया का क्या प्लान है? तो यस, वन मोर, एक और इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के पास कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, दैट इज एफएनएसी निकितन। निकितन देख के क्या लग रहा है आपको, कौन सी कंट्री? रशिया। रशिया से एक ट्रेवलर आए थे, इन एरियाज में भी गए थे, उन्होंने अपनी बुक 3 ओशंस के ऊपर लिखी थी, इसी वजह से सी माउंट का नाम क्या रख दिया? एफएनएसी निकितन सी माउंट। हमने भी रखा है मौर्यंस के ऊपर, बड़े सारे हैं, लास्ट ईयर ही रखा था 2024 में। अशोका चंद्रगुप्त मौर्य, तो मैंने ऐसे याद करवाया था वो कि चंद्रगुप्त मौर्य दादा थे अशोका के, और देखने गए कालपत्रु वृक्ष को जो कि विश फुलफिलिंग ट्री है। तो हम नाम रखते हैं, गाइड्स का भी नाम रखा है, सी माउंट्स का नाम रखा है, बड़ी सारी चीजें हैं जिनके नाम रखे जाते हैं। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट भी हमने अप्लाई करा हुआ है, एप्लीकेशन डाल दी है कि हमें दे दीजिए, बाकी अभी रिव्यू करना है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, अगर मिल जाता है फिर पॉलीमेटालिक सल्फाइड, इसके भी हम स्टडी करेंगे। अब ये एरिया ज्यादा हो जाएगा, 2000 मीटर से ज्यादा हाइट पे है, तो टेरिन का उतना इश्यू नहीं आएगा। चलिए जी, करिए इस क्वेश्चन को फटाफट से। पहली लार्जेस्ट ही है, हाँ हाँ, सबसे बड़ा जो नेटवर्क देखा जाता है यही है, रुक जाओ। हाँ जी हाँ जी, ऑनलाइन, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। एंड कहाँ से ओरिजिन करती है? तो रशिया से करती है। देखा था ना, जो ड्रोन अटैक करा था वो सिर्फ 2 की सप्लाई रोक पाया था, स्लोवाकिया एंड हंगरी, बाकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। और स्लोवाकिया और हंगरी वही है, ठीक है, 1 2 3, हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी, इस क्वेश्चन को करो। टाइफून कजीकी, ये थोड़े टाइम पहले आया था, सिंस कैटेगरी नंबर 2 का था, मतलब उतना ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक नहीं था, बट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस देखने को मिला। वियतनाम, नाम ये जापान ने ही दिया था, पर ये वियतनाम में हिट हुआ था, कैटेगरी नंबर 2, ठीक है। टाइफून बोला है तो मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात हुई है। हाँ जी, बी, जैप्रोजिया है वो, जैप्रोजिया। यूक्रेन, ये रशिया का है, कुर्स्क रीजन जो बात हो रही है यहाँ पे वो रशिया की है। जैप्रोजिया है, वहां पे अटैक भी करा था रशिया ने, पर फिर सोवियत यूनियन की टाइम वाली स्टोरी याद करवाई, नहीं करना है ऐसा काम। चलो नेक्स्ट, रैम्पेज मिसाइल। एक दिन बस वर्बल बताई है मैंने बोला है कि कुछ चीजें होती हैं वो याद रखनी है, ये नोट कर लो। इजराइल, रैम्पेज इजराइल, एक दिन मैंने यहाँ पे खड़े होके बोला था कि नोट कर लेना इसको साइड में, अभी रैम्पेज मिसाइल न्यूज में थी। चलो इट्स ओके। हाँ जी, ढंग से पढ़ना, आराम से आंसर। केरला, मैंने मैंने पहले ना हिमाचल को लास्ट में ऐड करा, फिर मुझे याद आई कि नहीं, पहले मैं डालती हूँ इसको, नहीं तो ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे। अब सभी ने देखा यहाँ तक कि लिटरेट वर्ड आ गया, हिमाचल आएगा, वहां पे लिखा है फुली डिजिटली लिटरेट, बताया था ना ये केरला। आर्टिकल नहीं पढ़ाया था मैंने अलग से, पर मैं बता दिया था कि फुली डिजिटल लिटरेट पूछेंगे तो आंसर केरला आएगा।